Oh, hi. This is part 2 of class 9th, chapter number 3rd of economics, that is poverty as a challenge. Let's learn with Ace Learning with Seonso. Today's recap overview the challenge of poverty after India's independence. Then we have discussed about introduction, people who we think are poor come across in our daily life. Then the indicators given by social scientists about poverty. And there are two major challenges social exclusion and vulnerability. Last not the least, poverty line, the imaginary boundary to determine poverty. Now, this is Shivam Yadav, and you are watching Ace Learning with Seonso. Today's topic are poverty estimates, vulnerable groups, interstate disparity, global poverty scenario, causes of poverty, anti-poverty measures, the challenges ahead. Let's learn with joy. पॉवर्टी एस्टिमेट्स का मतलब है पॉवर्टी का हम अनुमान लगा रहे हैं। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, हम किसी भी चीज़ का जब अनुमान लगाते हैं तो पॉवर्टी का अनुमान लगाएंगे कैसे, उसके पीछे कुछ तो पैमाने होंगे। यानी कि अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ का मतलब है कि यहाँ पर हम ईयर्स का डिफरेंस देखेंगे कि साल दर साल कितनी पॉवर्टी की गिरावट आ रही है। तो जैसे 45% थी 1993 में और वहीं घटकर रह जाती है 37.2% 2004 में। अगर फर्दर देखते हैं तो 21.9% रह जाती है कब 2011 में। इसका मतलब हम डिकेड्स या 2 डिकेड्स पर हम ये देख रहे हैं कि पॉवर्टी का डिक्लाइन किस तरीके से हो रहा है या फिर कितनी परसेंटेज गिर रही है। और इन्हीं बेसिस पर अगर हम ये अंदाज लगाएं कि हमारा जो ट्रेंड चल रहा है पॉवर्टी डिक्लाइनेशन का वो कितने सालों में कितना होगा, तो उसको भी बता सकते हैं अंदाजे से, नॉट एग्जैक्ट बट अंदाजा। क्या होगा कि 20% अंदाजा लगा रहे हैं 20% गिर जाएगी आगे आने वाले कुछ सालों में। तो इसका मतलब क्या है, देखिए although the percentage of people living under poverty declined in the earlier two decades यानी कि 1973 1993 इसके बीच में देखा गया पॉवर्टी का डिक्लाइन होता है। जैसे 1973 के टाइम पर जो हमारी प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी जी। उन्होंने एक नारा दिया था गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ नारा क्यों दिया था, क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा थी। जब तक गरीबी कम नहीं होगी तब तक हमारे देश का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसीलिए गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 1973 के टाइम पर। तो उसी टाइम पर हमारी पॉवर्टी डिक्लाइन में भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखी जाती है। जैसे नंबर ऑफ पीपल देखे जाएं तो 407 मिलियन हुआ करते थे कब 2004 के टाइम पर, और वहीं घटकर रह जाते हैं 269.3 मिलियन कब 2011 में। और इसी के बेस पर अंदाजा लगाया गया कि अंदाजा क्या मतलब एस्टिमेट किया गया, कैलकुलेट किया गया, तो निकल के आया कि हमारी पॉवर्टी, हमारे देश की पॉवर्टी में जो डिक्लाइनेशन आ रहा है यानी कि गिरावट जो आ रही है वो हर साल 2.2% की गिरावट आ रही है एवरेज में। एनुअल एवरेज, एनुअल एवरेज का मतलब जो हमने 10 साल का डिक्लाइन निकाला है उसमें हर साल की गिरावट आ रही है 2%, 2.2%। तेंदुलकर मेथोडोलॉजी, तेंदुलकर मेथोडोलॉजी क्या है? तेंदुलकर एक सुरेश डी तेंदुलकर करके नाम के एक चेयरमैन बनाए गए थे ताकि वो ये कैलकुलेट कर सकें कि पॉवर्टी लाइन जो अभी तक हम काउंट कर रहे हैं, जो लोगों को देख रहे हैं कि कितने लोग हमारे पॉवर्टी लाइन के बिलो आते हैं, उनका जो तरीका है उनको काउंट करने का वो सही है या नहीं है। तो उसको अगर सही नहीं है तो फिर क्या इम्प्रूव किया जाए। तो इससे पहले जो चलती थी कमेटी, जो रिकमेंडेशन चलते थे पॉवर्टी लाइन के, जैसे इनकम और कंजम्पशन के बेस पर हम पॉवर्टी को काउंट करते थे। तो यहाँ पर तेंदुलकर मेथोडोलॉजी जो आई, उन्होंने रिफॉर्म करते हुए बोला कि हम केवल कंजम्पशन और इनकम के बेस पर गरीबी का एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते। तो इसमें हमें कुछ ऐड करने की जरूरत है। क्या ऐड करने की जरूरत है? इसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐड किए गए, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गई, और जो बेसिक नीड्स होती हैं वो एक्चुअल में क्लोथिंग, शेल्टर, ये लोगों के पास है या नहीं है। अगर ये चीज़ें नहीं है तो वो लोग भी पॉवर्टी लाइन के बिलो ही आएंगे। तो यानी कि पहले जो इनकम और कंजम्पशन के बेस पर था उसमें कुछ और सब्जेक्ट्स ऐड किए गए ताकि एक्चुअल पता किया जा सके कि कितने लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं, कितने नहीं हैं। तो ये कुछ टेबल दे रखी है, अब इसको आप पढ़ लेना। और ये जो तेंदुलकर मेथोडोलॉजी यानी कि तेंदुलकर को जब चेयरमैनशिप दी गई थी, इस चीज़ को पता करने की कमेटी बनाई गई थी, वो बनाई गई थी 2005 में प्लानिंग कमीशन के द्वारा। और ये जो इन्होंने मेथोडोलॉजी अपनी प्रूव की थी, रिफॉर्म्स दिए थे 2009 में दिए थे, और फाइनल ये जो रिपोर्ट आपको दिख रही है बुक में, ये 2014 की रिपोर्ट है। तो इन्होंने जो ऐड किए सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये भी बताया कि रूरल और अर्बन क्षेत्र में दोनों में प्रोसेस सेम होगा पॉवर्टी को काउंट करने का, बट डिफरेंस क्या होगा? जैसा कि हमें पता है कि रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में इन्फ्लेशन रेट जो होता है वो डिफरेंट होता है, साथ ही कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफरेंट होती है। तो उन्होंने बताया कि रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में हम पॉवर्टी को काउंट करने के लिए कैलकुलेशन सेम करेंगे, बट इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग को एडजस्ट करते हुए, यानी कि उसको हम एडजस्ट करेंगे पहले रूरल एरिया और अर्बन एरिया के साथ, तब हम ये बता पाएंगे कि पॉवर्टी एक्चुअल में कैसी चल रही है और कितनी है, कितनी डिक्लाइन हो रही है, कितनी बढ़ रही है। ओके, देन ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं। वल्नरेबल ग्रुप्स, वल्नरेबल ग्रुप्स का मतलब है हमारी सोसाइटी में ऐसे कौन से लोग हैं
जो वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। जैसे प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज ऑल्सो नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स का मतलब हो गया जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उनकी बात हो रही है। और वहीं इकोनॉमिक कैटेगरीज मतलब अगर कोई इकोनॉमिकली वीक है और उसको हम अलग कर रहे हैं इकोनॉमिकली, तो हो जाएगा इकोनॉमिक कैटेगरीज। जैसे शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गए। अमंग द इकोनॉमिक ग्रुप्स द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स आर द रूरल एग्रीकल्चरल लेबर, और दूसरा हो जाएगा अर्बन कैजुअल लेबर, यानी कि ये वो दो ग्रुप हैं जो इकोनॉमिक ग्रुप में आते हैं और मोस्ट वल्नरेबल हैं। ऑल्दो द एवरेज फॉर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फॉर ऑल ग्रुप्स इन इंडिया, अगर हम ओवरऑल देखते हैं पूरे इंडिया में कि सारे जो ग्रुप्स हैं सभी को कंबाइंड कर दिया जाए तो उनके कितने परसेंटेज हमारे पॉवर्टी लाइन के अंडर आ रहे हैं, तो हो गया वो 22%। यानी कि पूरे इंडिया में जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें से 100 लोग लेते हैं तो 100 लोगों में से 22 लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन के बिलो आ रहे हैं। वहीं केवल हम शेड्यूल ट्राइब की अगर बात करते हैं तो शेड्यूल ट्राइब के केवल अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से 43 लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन के अंदर आ रहे हैं। यानी कि शेड्यूल ट्राइब इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है, गरीबी से बहुत ज़्यादा प्रभावित, जो कि अपनी बेसिक नीड्स भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। वहीं 33% जो है वो कैजुअल लेबर्स हो गए, कैजुअल वर्कर्स हो गए, जो कि अर्बन एरिया से आते हैं, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। वहीं 40% लोग ऐसे हैं जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं, और उसमें 29% शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। इतना क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो डबल डिसएडवांटेज का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो लैंडलेस हैं और कैजुअल वेज लेबर हैं, तो ये हो गए डबल डिसएडवांटेज में। यानी कि लैंडलेस लेबर कैजुअल वेज लेबर है और साथ ही वो किसी सोशल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जैसे एससी और एसटीज। ये टेबल है कि कौन सा कैटेगरी कितने परसेंट उसमें पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहे हैं उनके लोग। 1990 का जो दशक था उसमें डिक्लाइन हमें सभी ग्रुप्स में देखने को मिला है, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे कोई भी कैजुअल लेबर हो, या फिर जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं उसमें। देन अपार्ट फ्रॉम दीज सोशल ग्रुप्स देयर इज ऑल्सो इनइक्वलिटी ऑफ इनकम्स। इनइक्वलिटी ऑफ इनकम्स का मतलब हो गया किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर अगर दो लोग काम कर रहे हैं तो उन दोनों लोगों की इनकम्स में जो डिफरेंस है, तो कि वर्क सेम है, फिजिकल हो या फिर मेंटल हो, वर्क सेम है, लोड सेम है, फिर भी हम उनकी इनकम्स में डिफरेंस कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं इनइक्वलिटी ऑफ इनकम्स। वहीं अगर हम पुअर फैमिलीज की बात करें तो पुअर फैमिली में सभी सफ़र करते हैं, और उसी पुअर फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा सफ़र करते हैं। कौन है वो लोग? विमेन हो गई, एल्डरली पीपल हो गए, और फीमेल इन्फेंट्स हो गए। यानी कि गरीब फैमिली में भी अगर हम देखते हैं तो गरीब फैमिली में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा सफ़र करते हैं, और वो ऐसे लोग हैं जो हम अपनी सोसाइटी में जिनको वीक मानते हैं। ऐसे कौन लोग हैं? यानी कि जो फीमेल हो गई, या फिर फीमेल इन्फेंट्स हो गए, या फिर जो लोग बूढ़े हो चुके हैं, तो हम अपनी सोसाइटी में उनको वीक मानते हैं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं इनकम की इनइक्वलिटी भी यहाँ पर देखी जाती है। पुअर फैमिली है और पुअर में सबसे ज़्यादा सफ़र ये लोग करते हैं। देन रिसोर्सेज अवेलेबल टू द फैमिली, देयरफॉर women, चिल्ड्रन, जो कि स्पेशली गर्ल चाइल्ड की बात हो रही है, ओल्ड पीपल आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। क्योंकि पुअर फैमिली में सबसे ज़्यादा सफ़र ये कर रहे हैं, तो ये कौन हो गए? पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हो गए। यहाँ पर स्टोरी देखिए शिवरमन की। शिवरमन रहने वाला कहाँ का? स्मॉल प्लेस करूर, जो कि तमिलनाडु में बिलोंग करता है। और ये जो करूर है यहाँ पर हैंडलूम और पावरलूम का काम चलता है। हैंडलूम का मतलब वो फैब्रिक जो हाथ से बनाई जा रही है, पावरलूम का मतलब वो फैब्रिक्स यानी वो कपड़े का काम जो मशीनों के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ 100 फैमिलीज रहती हैं प्लेस में। शिवरमन एक कॉबलर है जाति से, इसको 50 रुपये मिलते हैं लेबर के काम के। वहीं अगर हम देखते हैं इसकी जो वाइफ है शशिकला, उसको सेम काम के जो शिवरमन कर रहा है उसी सेम काम के उसको केवल 25 रुपये मिलते हैं। यानी कि डिफरेंस आधे का आ गया, 50% का डिफरेंस आ गया। और इसी डिफरेंस को हम क्या बोल रहे हैं? इन इक्वलिटी ऑफ इनकम। नाउ पॉज फॉर 2 मिनट्स एंड रीड द फुल स्टोरी एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हियर। ठीक है, कि क्या यहाँ पर सिचुएशन है शिवरमन की और उसके साथ क्या क्या हो रहा है। तो उसको 2 मिनट के लिए पॉज करिए यहाँ पर वीडियो और इस पूरी स्टोरी को समझिए। स्टोरी समझने के बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर करिए आप कमेंट बॉक्स में। इससे आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती रहेगी। नाउ इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या क्या अंतर आता है हमारी पॉवर्टी यानी कि गरीबी में। जैसे कि अगर हम बात करें पॉवर्टी इन इंडिया ऑल्सो हैज अनदर एस्पेक्ट और डायमेंशन, द पावर प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज नॉट द सेम इन एवरी स्टेट। यानी कि हर एक स्टेट में जो पॉवर्टी का रेट है वो डिफरेंट हो सकता है, सेम नहीं होगा। ऑल्दो स्टेट लेवल पॉवर्टी हैज
witnessed a secure decline from the levels of early 70s, यानी कि 1970s से देखा जाए तो 1970s के बाद में हमें डिक्लाइनेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिला है स्टेट्स में। और उसके कुछ कारण भी हैं कि स्टेट्स ने क्या क्या तरीके अपनाए जिसकी वजह से पॉवर्टी डिक्लाइन देखने को मिला है। लेट्स सी। The success of reducing poverty varies from state to state. Recent estimates showed while the all India head count ratio, SCR को हम बोलते हैं पॉवर्टी रेशियो, तो पॉवर्टी रेशियो जो हमारे इंडिया का है वो 21.9% है कब 2011-12 में। जैसे कि स्टेट हो गए मध्य प्रदेश हो गया, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर पॉवर्टी ज़्यादा है। वहीं अगर हम बात करें इन्हीं स्टेट्स में अगर हम बात करें तो बिहार और उड़ीसा या फिर ओवरऑल इंडिया में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर पॉवर्टी कहीं देखी जाती है या फिर गरीबी कहीं देखी जा रही है तो बिहार और उड़ीसा में देखी जा रही है। बिहार में अगर बात करें तो 33.7% है और उड़ीसा की पॉवर्टी जो है वो 32.6% है। इसके अलावा रूरल और अर्बन पॉवर्टी दोनों में हाई मिलेगी। ऐसे कौन से स्टेट्स हैं? उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार एंड उत्तर प्रदेश, मतलब ये वो स्टेट्स हैं जहां पर ना केवल रूरल पॉवर्टी है बल्कि अर्बन पॉवर्टी भी हाई है। इन कंपेरिजन देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। इसके अलावा कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पर पॉवर्टी में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखा गया है। कौन से ऐसे स्टेट्स हैं? जैसे केरला हो गया, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। इसका मतलब यहाँ से अगर हम समझना चाहें तो यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि हमारे जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वो गरीबी को कम करने में ज़्यादा सक्षम है, ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं कंपेयर टू जो हमारे नदर्न स्टेट्स। अब इन्होंने अगर गरीबी कम की है तो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट भी किया होगा। क्या क्या ऐसे तरीके अपनाए जिससे कि गरीबी को कम किया जा सके? तो पंजाब और हरियाणा ने किया क्या है, ट्रेडिशनली सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग द पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ द हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट्स, यानी कि इन्होंने एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट्स को बढ़ाकर एग्रीकल्चर के माध्यम से इन्होंने अपने यहाँ की पॉवर्टी को कम किया है। वहीं अगर हम केरला की बात करें तो उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया है। और ये बात सही है कि जब हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि जब हमारा ह्यूमन रिसोर्स स्किल्ड हो जाएगा, वो कुछ करने के लायक हो जाएगा खुद से, तो आज अगर हमारी कंडीशन खराब भी है तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि यही लोग हमारे देश को, हमारे एरिया को, हमारे क्षेत्र को, हमारे स्टेट को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ इन्होंने किया है लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स, यानी कि लैंड रिफॉर्म किए गए ताकि लोगों को लैंड के माध्यम से इनकी पॉवर्टी को बाहर निकाला जा सके। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया जिससे कि लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला जा सके। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमने तेंदुलकर मेथोडोलॉजी पढ़ी है उसके हिसाब से ये मेथड सही नहीं होगा, क्योंकि हम उनको 2 टाइम का डाइट तो दे देंगे बट बाकी की चीज़ें उनको प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो का मतलब है कि पूरी दुनिया में पॉवर्टी को देखने के क्या क्या नज़रिए हैं, किस तरीके से हम वहाँ पर पॉवर्टी का कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी कि पॉवर्टी एस्टिमेट किस तरीके से की जा रही है पूरी दुनिया में। क्या है तरीके? जैसे प्रपोर्शन ऑफ पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज की बात हो रही है। डेवलपिंग कंट्रीज में जो पॉवर्टी है वो एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी, यानी कि डेवलपिंग कंट्री में हमें गरीबी ज़्यादा देखने को मिलती है। और वहीं अगर हम बात करें कि वर्ल्ड बैंक का क्या एस्टिमेशन है, वर्ल्ड बैंक कहता है कि जिसकी इनकम पर डे की, यानी कि जो $1.90 पर डे खर्च नहीं कर पा रहा है या फिर उससे लेस कर रहा है, लेस डॉलर्स खर्च कर रहा है, तो यानी कि वो किस में आ गया, पॉवर्टी लाइन के अंडर में आ गया। तो ऐसे कितने लोग थे? 35% थे 1990 के टाइम पे। वहीं घटकर रह जाते हैं 10.6% इन 2013। लेकिन ये जो डिक्लाइन हम देख रहे हैं ग्लोबल लेवल पर, ये हमें रीजनल बेस पर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। डिफरेंसेस का मतलब है कि भले ही हमने एक पैमाना दे दिया कि इस बेस पर ग्लोबल पॉवर्टी कितनी चल रही है और कौन से क्षेत्र में, बट यहाँ पर डिफरेंसेस तो बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे अफ्रीका में जो लोग हैं उनकी गरीबी ज़्यादा हो सकती है या फिर कम भी हो सकती है ना। यूरोप में लोग गरीब भी हो सकते हैं या फिर अमीर भी हो सकते हैं, यानी कि पॉवर्टी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो हम अगर ग्लोबल को एवरेज करके निकालेंगे कि 35% 1990 में थी और अब हो गई है 10.68% 2013 में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक क्षेत्र में सेम तरीके से डिक्लाइन हुआ है। अलग अलग पर्टिकुलर प्लेस पर या फिर कंट्री पर या फिर कॉन्टिनेंट पर इनका डिफरेंस देखने को मिल सकता है। पॉवर्टी डिक्लाइन सब्सटेंशियली इन चाइना। चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पर पॉवर्टी जो डिक्लाइन हुई है वो बहुत तेजी से हुई। और हुआ क्यों है ऐसा? क्योंकि इन्होंने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत तेजी कर दिया। इकोनॉमिक ग्रोथ हुई तो वहाँ के लोगों की कंडीशन भी सुधर गई। सेकंड थिंग, इन्होंने मैसिव इन्वेस्टमेंट्स किए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। जैसा कि मैंने बताया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारा जो पॉवर्टी डिक्लाइन करने का जो रेशियो है वो बहुत तेजी से गिर सकता है। तो यहाँ पर 2 तरीके अपनाए गए चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देन नंबर ऑफ पीपल्स इन चाइना हैज कम डाउन फ्रॉम 88.3%, यानी कि चाइना में जो पीपल हुआ करते थे 88.3% गरीबी लाइन के नीचे 1981 के टाइम पर, वो केवल रह जाते हैं 14.7% इन 2008। और वहीं अगर हम फर्दर देखते हैं तो 1.9% रह जाते हैं कब, 2013 में।
यानी कि 2013 आते आते 1981 से 2013 आते आते ये केवल 1.9% गरीबी वहाँ पर रह जाती। और इसी से अगर हम एस्टिमेट करें तो आज के टाइम पर हो सकता है वहाँ पर गरीबी खत्म हो चुकी हो। ऐसा हम कह सकते हैं इस कैलकुलेशन के हिसाब से, इस ये जो ईयर्स का डिफरेंस है इनके बेस पर, जरूरी नहीं है ऐसा, बट इसके बेस पर हम कह सकते हैं। इन दी कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, जैसे कंट्रीज साउथ एशिया की कंट्रीज जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, तो यहाँ भी रैपिड डिक्लाइन देखा गया है। ये आपको एक टेबल दे रखी है जिसमें अलग अलग स्टेट्स की पॉवर्टी बता रखी है। ओवरऑल इंडिया की जो है वो 21.9%, और ये कब की है, 2015-16 में डाटा दे रखा है, लेकिन ये सर्वे कब हुआ था, 2011-12 में। ये तो क्वेश्चन है कि किसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉवर्टी है और किसमें लोएस्ट है। इसके आंसर फ्रॉम 54% टू 15%, यानी कि जो हम अभी साउथ एशिया कंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं उसमें 54% पॉवर्टी हुआ करती थी, उससे गिरावट देखी गई तो कितनी बची, 15%। डिस्पाइट डिक्लाइन इन परसेंटेज ऑफ द पुअर, द नंबर ऑफ पुअर हैज डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली, यानी कि नंबर ऑफ पीपल, जो नंबर ऑफ पुअर हैं उनमें भी डिक्लाइन देखा गया है। 44% जो 1990 पर हुआ करते थे वो केवल 17% रह जाते हैं कब, 2013 में। बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉवर्टी लाइन डेफिनेशन, पॉवर्टी इन इंडिया इज ऑल्सो सोन हायर देन दी नेशनल एस्टिमेट्स, यानी कि जो ओवरऑल जो हम पॉवर्टी एस्टिमेट्स लगा रहे हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए, और हम जो इंडियन अपना एस्टिमेट लगाते हैं उसके हिसाब से वर्ल्ड के जो पॉवर्टी है हमारे इंडिया की बताई जा रही है वो हाई निकल के आती है, उनकी ग्रोथ ज़्यादा पॉवर्टी उनके हिसाब से निकल के आती है। और इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि हम उनको कहीं ना कहीं अपने देशवासियों को कंजम्पशन के बेस पर उनको पॉवर्टी से लाइन बाहर निकाल रहे हैं, बट इनकम के बेस पर नहीं निकाल रहे। और वहीं हमने देखा वर्ल्ड बैंक जो है वो डॉलर के बेस पर यानी कि इनकम के बेस पर उनको पॉवर्टी लाइन में रख रहा है। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड के लेवल पे है वो इंडिया की पॉवर्टी ज़्यादा हो सकती है, और वही चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं। इन सब सहारन अफ्रीका की बात करें तो पॉवर्टी तो वहाँ भी डिक्लाइन हुई है, कितनी, 54%, जो 1990 में हुआ करती थी 41% रह जाती है कब, 2013 में। यानी कि बाकी कंट्रीज जो हमने बोला था डिफरेंस है, तो डिफरेंस का मतलब बाकी कंट्रीज में जो अभी हमने देखा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज, इनमें पॉवर्टी डिक्लाइन बहुत तेजी से हुआ है, बट सब सहारन कंट्रीज में 54% हुआ करते थे 1990 में, और केवल आई 13% ऐसे लोग हैं कि जो 2013 तक पॉवर्टी लाइन से बाहर हो पाए। वहीं अगर हम बात करें लैटिन अमेरिका की, तो रेशियो ऑफ पॉवर्टी हैज आल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 16% इन 1990 टू 5.4% इन 2013। पॉवर्टी हैज आल्सो रीसर्फेस्ड इन सम ऑफ द फॉर्मर सोशलिस्ट कंट्रीज लाइक रसिया। जैसे पॉवर्टी का हम हर जगह का एस्टिमेट लगा रहे हैं, तो रसिया के बारे में भी यही है कि वहाँ भी पॉवर्टी में डिक्लाइन देखा गया, बट इन्होंने कभी भी ऑब्वियसली इसको एग्जिस्टेंस में नहीं आने दिया। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग अंडर पॉवर्टी इन डिफरेंट कंट्रीज एज डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो हमने डिफाइन की है उसके अकॉर्डिंग वो लोग गरीबी के अंदर आएंगे जो इनकम पर डे की इनकम जिनकी कितनी है, 1.90 है, 1.90 डॉलर। ये 1.90 डॉलर पर डे की इनकम भी हो सकती है, या फिर कोई एक्सपेंडिचर इतना कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, कैपेबल है या नहीं है, तो उसके बेस पर भी हम बोल सकते हैं ये किस में आ जाएगा, पॉवर्टी लाइन के अंडर में आ जाएगा। रिडक्शन ऑफ द पॉवर्टी इज द वन ऑफ द fundamental of sustainable development goals. Sustainable development goals of the United Nations proposes ending poverty of all types by 2030, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो यूनाइटेड नेशंस ने जो सेट किया है पॉवर्टी को खत्म करने का, वो 2030 तक का टारगेट रखा है। तो कुछ कंट्रीज वाइज परसेंटेज दे रखा है, जैसे नाइजीरिया की अगर बात करें तो 2009 में 53.5% लोग बिलो पॉवर्टी आ रहे थे, बिलो पॉवर्टी लाइन आ रहे थे, यानी कि ये पॉपुलेशन वो है जो पॉवर्टी में जी रही है, गरीबी में जी रही है। बांग्लादेश की 18.5%, इंडिया 21.2%, पाकिस्तान 6.1%, चाइना 1.9%, ब्राज़ील 3.7%, इंडोनेशिया 8.3%, श्रीलंका 1.9%। ये आपको ग्राफ्स दे रखे हैं कि किस कंट्री में किस तरीके से, कौन से एरिया में किस तरीके से डिक्लाइन पॉवर्टी में देखा गया। जो आपको नीचे जाता हुआ स्लोप दिख रहा है इसका मतलब पॉवर्टी पहले यहाँ पर इतनी थी, अब वो कम होते हुए इतनी रह गई। सेकंड जो ग्राफ है वो भी नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से दिखा रहा है कि कितने नंबर ऑफ पुअर जो पीपल हैं अलग अलग रीजन में वो किस तरीके से डिक्लाइन हुआ है। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी का मतलब हो गया कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से गरीबी बढ़ती है या फिर घटती है। लेट्स डिस्कस। देयर वर अ नंबर ऑफ कॉजेज ऑफ द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया, यानी कि इंडिया की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग चीज़ें हैं जिसकी वजह से पॉवर्टी हमारी बढ़ी है, यानी कि गरीबी बढ़ी है, गरीब लोगों की संख्या बढ़ी है। हिस्टोरिकल रीजन अगर हम बात करें, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि जैसे हम ब्रिटिशर्स के कॉलोनी में जब तक थे तो उन्होंने हमारे लिए कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं किया। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया की पॉवर्टी इतनी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि इंडिया के लोग खुद से ही अपना वर्क जनरेट करते थे, छोटा मोटा जो भी टेक्सटाइल हो गया, कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गए, हैंडलूम का काम हो गया,
तो इनकी वजह से लोग क्या करते थे, अपनी इनकम को जनरेट करते थे, उससे अपना सर्वाइवल करते थे। बट ब्रिटिशर्स के आने से इन्होंने जो फैक्ट्रीज का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से जो इंडस्ट्रीज का लगना हुआ शुरू हुआ, उसकी वजह से जो छोटे पैमाने पर जो काम करते थे उनका काम पूरी तरीके से रुक गया, और एग्रीकल्चर को भी इन्होंने बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया। तो जिस वजह से बहुत सारी जो पॉपुलेशन थी हमारे इंडिया की, वो पॉवर्टी लाइन के अंडर आ जाती है, यानी कि गरीबी में जीना शुरू कर देती। द लो रेट ऑफ ग्रोथ persisted until the 1980s। 1980s का मतलब जब हम इंडिया आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के बावजूद भी बहुत यानी कि 2-3 डिकेड ऐसे रहे जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, यानी कि हमारी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ऐसे स्टेप्स लेने पड़े जिससे गरीबी को कम किया जा सके। तो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके तुरंत बाद तो क्या कोई भी ऐसा हमारे पास फॉर्मूला नहीं है कि एकदम से गरीबी को हटा दिया जा सके। तो वहाँ पर बहुत सारे मेजरमेंट्स ऐसे लिए गए जिसकी वजह से पॉवर्टी को कम किया जा सके। तो उसमें 2 से 3 डिकेड लग गए पॉवर्टी को कम करने में। This resulted in less job opportunities and low growth rate of incomes. This was accompanied by a high growth rate of population। और इसमें एक फैक्टर काम किया, यानी कि पॉवर्टी को बढ़ाने का एक फैक्टर उसमें ये भी काम किया कि हमारी जो इंडिया में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है, जिसमें अगर हम इनकम ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को दे रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ लेने वाले जो लोग हैं वो भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस वजह से हम जॉब भी उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे। 2 फैक्टर यहाँ पर ज़्यादा काम करते हैं, कौन से? प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे इंडिया में इतना नहीं हो पाया, उसको हम इतना प्रमोट नहीं कर पाए, और साथ ही जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए था, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती तो हम पॉवर्टी को कहीं न कहीं स्टॉप कर सकते थे या फिर उसको धीमा कर सकते थे, स्लो डाउन कर सकते थे। वो दोनों ही चीज़ों में हम क्या रहे? फेल रहे। विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन, यानी कि जो हमारे पॉवर्टी के जो कारण थे उसको इम्प्रूव करने के लिए हमने कुछ स्टेप्स भी लिए, जैसे इरिगेशन एंड द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे यहाँ लाया गया था ताकि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकें, और एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करके लोगों को खाने के लिए इतना प्रोवाइड करा दें कि 2 वक्त का कम से कम खाना प्रॉपर्ली खा सकें और गरीबी से बाहर आ सकें, उनकी कंडीशन सुधर सके। बट ऐसा सक्सेसफुली नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन वाली जो कंडीशन बनी वो कुछ ही से क्षेत्र में सक्सेसफुल रही और कुछ से क्षेत्र में सक्सेसफुल नहीं रही। तो जिस क्षेत्र में सक्सेसफुल नहीं रही वहाँ के लोगों का कोई भी सुधार नहीं हुआ। दूसरा, बट द इफेक्ट्स वर लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ द इंडिया। वही जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया उसका जो इफेक्ट्स रहा वो कुछ पार्ट में ही रहा। इंडस्ट्रीज की शुरुआत हुई, तो इंडस्ट्री जो शुरुआत की गई वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही की गई। बट हुआ क्या कि ये जो प्रोवाइड जॉब की गई है ये जॉब सबके लिए इनफ नहीं थी, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, और पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से जो जॉब प्रोवाइड्स की गई वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं थी। यानी कि यहाँ पर भी हमारा जो पॉलिसी थी वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई हमें दिख रही है। अनेबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब्स इन सिटीज। अब क्योंकि जो लोग थे जो गरीबी से जूझ रहे थे उन्होंने जॉब्स फाइंड करना शुरू किया। अब फाइंड जब उन्होंने जॉब मिली नहीं सिटीज़ में कोई भी अच्छी जिससे वो अपना डेली लाइफ बढ़िया से काट सकें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सकें, तो उन्होंने किया क्या? कुछ ना कुछ, क्योंकि सिटी में रह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा होती है, इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया? वहाँ पर बनना शुरू कर दिया, जैसे जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। रिक्शा प्लर्स हो गए, वेंडर्स का काम करना शुरू कर दिया, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का काम करना शुरू कर दिया, डोमेस्टिक सर्वेंट्स का काम करना शुरू कर दिया। बट ये हमें डिसेंट जॉब, डिसेंट लाइफ प्रोवाइड नहीं कराते हैं, और इसी वजह से हुआ क्या? इरेगुलर स्मॉल इनकम्स होना शुरू हुई, और उस स्मॉल इनकम की वजह से हमारा गुजारा नहीं हो सकता, और हम उस जो भी हमारी एक्सपेंसिव हाउसिंग है या फिर जो भी हमारी एक्सपेंसिव लाइफ है सिटीज़ के अंदर वो अफोर्ड नहीं हो सकती। और ये अफोर्ड नहीं हो सकती तो उन्होंने ऐसी जगह यानी कि स्लम्स में रहना शुरू कर दिया। स्लम्स क्या होता है? छोटी छोटी जो झुग्गियाँ होती हैं, झोपड़ियाँ होती हैं, जो सिटी के आउटस्कर्ट्स यानी कि एकांत में बसी होती हैं, जहाँ पर बहुत सारी हमें क्राउड देखने को मिलता है। ऐसा क्राउड जो कहीं ना कहीं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ऐसे क्राउड के बीच में उन्होंने रहना शुरू कर दिया। द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, यहाँ से पॉवर्टी की प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व नहीं हुई। लार्जली या रूरल फ्रोमनन, जो अभी तक जो पॉवर्टी का जो फिनोमिनन था वो रूरल था, बट अब धीरे धीरे वो कहाँ पहुंच गया? सिटीज में पहुंच गया। किसकी वजह से? लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू विच दे कैन इंप्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। नाउ another feature of high poverty rates has been the huge income inequalities। ह्यूज इनकम इनइक्वलिटीज का मतलब है लोगों की जो इनकम थी उसमें बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी भी थी, जिसकी वजह से एक कारण ये पॉवर्टी का बन जाता है। जैसे इसमें जो मेजर रीजन बताए गए हैं वो बताए गए हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड का मतलब क्या हो गया कि किसी के पास तो ज़मीन बहुत ज़्यादा है, किसी के पास ज़मीन बहुत कम है, तो ये अनडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो गया। जिसके पास ज़मीन ज़्यादा है, जैसे हमने पालमपुर का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था जिसके पास ज़मीन ज़्यादा है वो एग्रीकल्चर सरप्लस में करता है और अपने आप को स्टेबल करता है। जिसके पास एग्रीकल्चर लैंड कम है वो दूसरे को खेतों में काम करता है फिर भी वो कर्जे में फंसता चला जाता है। और वहीं
कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास लैंड है ही नहीं, तो जिनके पास जमीन है ही नहीं तो वो तो ऑब्वियसली पहले से ही पॉवर्टी में जी रहे हैं, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सही करने का, सुधारने का उनको कोई भी मौका नहीं मिल रहा है। Despite many policies, we have not been able to tackle the issue in the meaningful manner। यानी कि पॉलिसी जो भी हम लेकर आए वो सभी फेल हो गई। किसमें फेल हो गई? पॉवर्टी को कम करने में। Major policy initiatives like land reforms which aimed at redistribution of assets in rural areas have not been implemented properly। यानी कि जो हमारी स्टेट्स गवर्नमेंट थी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो भी पॉलिसी लेकर आए गरीबी को कम करने के लिए, जैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, वो प्रॉपर्ली उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। और जब उन्होंने प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं किया तो वो पॉवर्टी के जो लोग थे, यानी कि नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पुअर जो थे, उनको वो प्रॉपर्ली टारगेट नहीं कर पाए। जब उनको प्रॉपर्ली टारगेट नहीं कर पाए तो वहां पर गरीबी कम नहीं हुई। यानी कि ये भी एक कारण बनता है। ये कारण किसकी वजह से हुआ? हमारी गवर्नमेंट की वजह, लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेस, यानी कि वही चीज जिसके पास कम है या फिर जिसके पास है ही नहीं, वो भी एक मेजर कारण बनता है पॉवर्टी का। लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ रूरल पुअर, यानी कि लैंड रिसोर्सेज ना होने की वजह से रूरल एरिया में बहुत सारे गरीब हमें इसी बेस पर देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इंडिया हमेशा से ही एग्रीकल्चर में आगे रहा है, यानी कि खेती प्रधान देश रहा है। तो जिसके पास जमीन नहीं होगी वो खेती नहीं कर पाएगा, और खेती नहीं कर पाएगा, दूसरे रिसोर्सेज उसके पास है नहीं, यानी कि वहां से उसकी गरीबी और ज्यादा बढ़ेगी। और इसीलिए ये गरीबी ज्यादा देखी जाती है किसमें? गांव क्षेत्र में। मैनी अदर सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स में अगर हम बात की जाए तो हमारे कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं। ऑब्लिगेशंस का मतलब हो गया हमारे सोशल ऑब्लिगेशंस, यानी कि हमारे समाज में कुछ हम ऐसे अपने आप से ऐसी चीज़ों को लेकर चलते हैं कि हमारे समाज में कुछ हमारी जिम्मेदारियां हैं। अगर हम उन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते हैं तो हमारा सोसाइटी, हमारा जो समाज है वो हमको कहीं ना कहीं बाहर कर देगा। दूसरा, ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनीज, यानी कि रिलीजियस सेरेमनीज, हमारे पास पैसा हो या ना हो फिर भी हम रिलीजियस सेरेमनीज में पार्टिसिपेट करते हैं और वहां पर खर्चा करते हैं। यानी कि ऐसे लोग जो पहले से पॉवर्टी में जी रहे थे, वो अपनी सामाजिक नीतियों को चलाते हुए, रिलीजियस सेरेमनीज को फॉलो करते हुए यहाँ पर और ज़्यादा खर्चा करते हैं। पहले से ही गरीब हैं, खर्चा कर रहे हैं, वो सोच के खर्चा करते हैं वहां से कुछ वापस आएगा, बट ऐसी जगह से कुछ भी वापस नहीं आता। और इसी के चक्कर में वो जो गरीब हैं वो अपने जो भी उनके पास पैसा होता है, जो भी सेविंग्स होता है, वो और ज़्यादा उसको खर्च करते हैं, तो जितना बचा होता है वो भी नहीं बचता। स्मॉल फार्मर्स नीड मनी टू बाय एग्रीकल्चरल इनपुट्स। यानी कि अगर हम स्मॉल फार्मर्स की बात करें तो ये वो फार्मर्स हैं जो अपनी एग्रीकल्चर को करने के लिए इनपुट्स की जरूरत होती है। इनपुट्स लाइक सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, तो इनको खरीदने के लिए वो करते क्या है? डेट लेते हैं, यानी कि कर्जा लेते हैं। और क्योंकि पहले से पैसा नहीं था इसीलिए इनपुट्स खरीदने के लिए इन्होंने कर्जा लिया। लेकिन एग्रीकल्चर क्योंकि स्मॉल फील्ड है तो वहां पर एग्रीकल्चर इतना हो नहीं रहा है कि वो सरप्लस में उसको निकाल पाए। सरप्लस में नहीं होगा तो बेच नहीं पाएंगे, बेच नहीं पाएंगे तो सेविंग्स नहीं होंगी, और सेविंग्स नहीं होंगी तो कर्जा वापस नहीं कर पाएंगे, और कर्जा जब वापस नहीं कर पाएंगे तो दोबारा दूसरी खेती करने के लिए उनको फिर से कर्जा लेना पड़ेगा। और इसी में होता क्या है? वो विक्टिम बन जाते हैं इंडेटेडनेस। इंडेटेडनेस का मतलब एक साइकिल बन जाता है कर्जे का। सो द लेवल ऑफ इंडेटेडनेस इज बोथ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी का मतलब क्या हो गया? कि गरीबी थी, इस वजह से उन्होंने कर्जा लिया, और कर्जा ले लिया तो उसका रिजल्ट क्या आया? गरीबी आया। यानी कि गरीबी की वजह से कर्जा लिया और कर्जे की वजह से और ज्यादा वो गरीबी की तरफ बढ़ते चले गए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ये आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एंटी पॉवर्टी मेजर्स। एंटी पॉवर्टी मेजर्स का मतलब हो गया कि एंटी पॉवर्टी, पॉवर्टी को खत्म करने या फिर कम करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से स्टेप्स लिए गए। तो इसमें अगर हम बात करें तो मेनली दो स्टेप्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए। यानी कि किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा अगर ये दो स्टेप्स लिए जाते हैं या फिर किसी भी कंट्री के द्वारा, किसी भी रीजन के द्वारा अगर इन दो स्टेप्स पर काम किया जाता है तो हो सकता है कि वहाँ की पॉवर्टी रिडक्शन बहुत तेजी से हो जाए या फिर पॉवर्टी खत्म हो जाए। कौन कौन से वो तो काम है? प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसा कि हमने पढ़ा था चाइना के परसेप्टिव में कि चाइना और साउथ ईस्ट एशियन ने क्या था? रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की थी। तो एक फैक्टर तो ये हो गया। सेकंड, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स का मतलब क्या है? पॉवर्टी को खत्म करने या फिर कम करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स चलाए जाएं, कुछ पॉलिसीज लाए जाएं जिससे लोगों को हेल्प हो और उनको गरीबी से बाहर निकाला जा सके। लेट्स सी। देखिए, शुरुआत के 30 साल तक, यानी कि जब से हम इंडिपेंडेंट हुए उसके 30 साल तक हमें पॉवर्टी में कोई भी डिक्लाइन देखने को नहीं मिला। वहां पर कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि कोई भी पर कैपिटा इनकम में चेंज नहीं हुआ। इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई भी, इनकम ग्रोथ में कोई भी चेंज नहीं हुआ पहले 30 सालों में। आपको पता होगा वॉर बहुत सारे लड़े गए, बहुत सारी ऐसी डिफिकल्टीज थी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही नहीं रहा था, एग्रीकल्चर भी प्रोडक्शन उतना नहीं था, फैक्ट्रीज भी नहीं थी। तो इस चक्कर में शुरुआत के 30 साल तो ऐसा रहा कि वहां पर पॉवर्टी में किसी भी तरीके का कोई भी डिक्लाइन नहीं देखा गया। बट ऑफिशियली पॉवर्टी एस्टिमेट्स विच वर अबाउट 45% इन दी 1950s, और इसमें अभी तक अर्ली 80s तक कोई भी चेंज नहीं आता है। सिंस दी 80s इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी 80s के टाइम पर वो बहुत तेजी से बढ़ती और ये फास्टेस्ट थी इन दी वर्ल्ड। ऐसा माना जाता है कि 80s की जो ग्रोथ थी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ
वो फास्टेस्ट थी पूरे वर्ल्ड में, और इसका फायदा भी कुछ होता है। द ग्रोथ रेट जंप्ड फ्रॉम एवरेज ऑफ अबाउट 3.5%, यानी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी 1975 में 1970s में, ये 3.5% से बढ़ती है। वहीं 6% से ग्रोथ करती है कब? 1980s के टाइम पर, 1990s के टाइम पर। द हायर ग्रोथ रेट्स हैव हेल्प्ड सिग्निफिकेंटली इन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। अब इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ ने पॉवर्टी को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी को रिड्यूस किया, लेकिन उसका ज़्यादा फायदा होगा नहीं। कैसे? Therefore, it is becoming clear that there is a strong link between economic growth, यानी कि अगर जैसे हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था कि प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं तो वहाँ से पॉवर्टी बहुत तेज़ी से डिक्लाइन की जा सकती है। और वही हमें देखने को मिला कि जब 1970s के बाद में जब इकोनॉमिक ग्रोथ हुई तो वहाँ से पॉवर्टी में डिक्लाइन भी देखने को मिला। इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन्स अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक ग्रोथ से होता क्या है? जिससे कि पॉवर्टी कम होती है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी यानी कि लोगों के पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी रिसोर्सेज को एब्जॉर्ब करने की, और जब लोगों को रिसोर्सेज एब्जॉर्ब करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी तो वो अपना डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास एक जरिया होगा कि हम इन्वेस्टमेंट कर पाएँ किसमें? ह्यूमन डेवलपमेंट में। दिस ऑल्सो एनकरेजेस पीपल टू सेंड देयर चिल्ड्रन, यानी कि जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। जब आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लायक हो जाएंगे, और इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं किसको? गर्ल चाइल्ड को भी। तो स्कूल्स इन दी होप ऑफ गेटिंग बेटर इकोनॉमिक रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वेस्टिंग इन दी एजुकेशन, जो हमने पढ़ा था ह्यूमन रिसोर्स में होता क्या है? इन्वेस्टमेंट किया जाता है हमारे जो ह्यूमन है उसमें। तो वहीं कहीं ना कहीं हम इसी की बात कर रहे हैं। लोग जो सोच रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो लोगों का ख्याल बदलेगा कि अगर हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो हम उनको एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और वो इन्वेस्टमेंट हमें रिटर्न मिलेगा इन द फ्यूचर। हाउएवर द पुअर मे नॉट बी एबल टू टेक डायरेक्ट एडवांटेज। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो पुअर वहाँ पर डायरेक्ट एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है उस इकोनॉमिक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी पुअर के पास होगी ही नहीं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है पहले से ही। और जब रिसोर्सेज नहीं है तो भले ही इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा हो तो उसका फायदा जो पुअर लोग हैं वो नहीं ले पाएंगे। मोर ओवर ग्रोथ इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर इज मच बिलो एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ का डायरेक्ट रिलेशन हमारे एग्रीकल्चर से नहीं है। और हमें पता है जब इंडिया आज़ाद हुआ था उसके बहुत सारे सालों तक जो इंडिया था वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड था। तो एग्रीकल्चर पे जब रिफॉर्म नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो पुअर सेक्टर है वो बाहर पॉवर्टी से निकल कर नहीं आएगा। इसीलिए इस जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई उससे पुअर को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। दिस इज अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन पॉवर्टी एज अ लार्ज ऑफ पुअर पीपल लिव इन विलेजेस एंड आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। इन दीज सर्कमस्टांसेस, अगर हम जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ थी उसमें पॉवर्टी में ज़्यादा डिक्लाइन देखने को नहीं मिला, लोगों को हम ज़्यादा टारगेट नहीं कर पाए। तो जब हम लोगों को ज़्यादा टारगेट नहीं कर पाए इकोनॉमिक ग्रोथ से, तो इसका मतलब हमें दूसरे फैक्टर्स को भी अपनाने की ज़रूरत है। और वहीं पर बात आती है कौन सी? टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स की। अब ये एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स क्या होते हैं? ये एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा लाए जाते हैं ताकि लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएं जिससे कि वो अपने आप को, अपनी स्थिति को सुधार सकें। जैसे कि सबसे पहला जो हमारा प्रोग्राम है वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये कब आया था? 2005 में आया था, जिसमें टारगेट किया गया था कि 100 दिन का हम बेस प्रोवाइड कराएंगे लोगों को। जो रूरल हाउस होल्ड है उस पूरी फैमिली में हर एक घर में से एक मेंबर को कम से कम 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएंगे। और ये टारगेट ना केवल मनरेगा में रखा गया था बल्कि ये टारगेट एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी है, कि जहाँ पर हम टारगेट करते हैं कि लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएं, साथ ही हमारे जो आसपास की जो सराउंडिंग्स की जो कंडीशंस हैं उनको भी, उन पर भी ध्यान दें। जैसे ड्रॉट हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया और सॉइल इरोजन हो गया। यानी कि इस प्रोग्राम के तहत ना केवल हम लोगों को 100 दिन का बेस प्रोवाइड कराएंगे बल्कि उस क्षेत्र के ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन और सॉइल इरोजन में भी हेल्प करेंगे, उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि जो 1/3 जॉब अपॉर्चुनिटी थी वो विमेन को प्रोवाइड की गई, यानी कि टोटल जो जॉब दी जाएगी उसमें से 1/3 जॉब जो है विमेन के लिए रिजर्व की गई। द स्कीम प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू 220 करोड़ पर्सन डेज, यानी कि ये जो स्कीम लाएगी इसमें 220 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने का टारगेट रखा गया। और उसमें अगर टोटल हाउस होल्ड्स की बात की जाए तो 4.78 करोड़ हाउस होल्ड्स को टारगेट किया गया। इसमें अगर हम बात करें एससीज जो थे, मतलब ये जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें एससीज का जो परसेंटेज है वो 23% है। एसटीज को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएंगे तो उसका परसेंटेज होगा 17%। विमेन पर्सन जो है बाकी की 53%
ये एम्प्लॉयमेंट हो गया, अलग अलग कैटेगरीज को हमें कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना है। द एवरेज वेज हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 65 इन 2006 7 टू 132 इन 2013-14। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना जो आता है प्रोग्राम, वो 1993 में आता है। इस प्रोग्राम का जो टारगेट था वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना था। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जो लोग एजुकेटेड हैं बट अनएम्प्लॉयड हैं, और जो लोग एजुकेटेड हैं बट अनएम्प्लॉयड हैं तो उनको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए ताकि वो अपना एम्प्लॉयमेंट खुद से जारी कर सकें। और ये टारगेट किया गया था किसको? रूरल एरियाज को एंड स्मॉल टाउन्स को। दे आर हेल्प इन दी सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस। अब कैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना है कि वो अपना खुद से बिजनेस स्टार्ट कर सकें या फिर इंडस्ट्रीज जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं उनको शुरुआत कर सकें। इसके बाद हमारा प्रोग्राम आता है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये जो आया वो 1995 में आया, और इस प्रोग्राम को टारगेट किया गया था कब? 10th 5 ईयर प्लान में। 10th 5 ईयर प्लान जैसे हमने पढ़ा था प्लानिंग कमीशन के, या फिर जो इकोनॉमिक प्लान आते थे 5 ईयर्स के, उनमें से ये 10th नंबर का 5 ईयर प्लान था जिसमें इस प्रोग्राम को लाया गया, टारगेट किया गया। इस प्रोग्राम के तहत लगभग 25 लाख न्यू जॉब्स को टारगेट किया गया, यानी कि 25 लाख लोगों को टारगेट किया गया ताकि उनको जॉब प्रोवाइड की जा सके। लेकिन ये भी किसमें था? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करानी थी किसमें? रूरल एरियाज में। देन फिर आता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये लॉन्च किया गया 1999 में। इस प्रोग्राम का एम रखा गया कि ब्रिंगिंग दी असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो भी पॉवर्टी लाइन के नीचे फैमिलीज हैं, इस प्रोग्राम के तहत हम कोशिश करेंगे उनको पॉवर्टी लाइन के अबव ला पाएं बाय ऑर्गेनाइजिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का मतलब क्या होता है? लोग यानी कि मेंबर्स आपस में इकट्ठे होकर पैसे जमा करते हैं, और ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है इसको अपॉर्चुनिटी दी गई कि ये जो भी क्रेडिट यानी कि जो भी बैंक क्रेडिट्स होते हैं उनको ले सकते हैं और गवर्नमेंट सब्सिडीज ले सकते हैं। यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर्स हैं आपस में मिलकर इस ग्रुप के माध्यम से वो बैंक से क्रेडिट ले सकते हैं, यानी कि उधार पैसा ले सकते हैं। दूसरा, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम चलती है या फिर जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो सुविधाएं प्रोवाइड की जा सकती हैं उनमें ये सब्सिडी ले सकते हैं। सब्सिडी का मतलब होता है एक तरीके से छूट। नेक्स्ट प्रोग्राम प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में। इसका मतलब क्या था? इसको एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस दिया गया। किसको दिया गया? स्टेट्स को दिया गया। और स्टेट्स को दिया क्यों गया? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये असिस्टेंस दिया गया, ये हेल्प प्रोवाइड की गई स्टेट्स को, और ज़्यादा फर्दर हेल्प प्रोवाइड की गई ताकि स्टेट्स जो बेसिक सर्विसेज हैं स्टेट्स के अंदर उनको इम्प्रूव कर सकें, उनको सुधार सकें। जैसे प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। जैसा कि हमने देखा कि ये सभी जो एलिमेंट्स हैं वो भी किसमें आते हैं? पॉवर्टी को डिक्लाइन करने में ही आते हैं। तो इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा असिस्ट किया गया किसको? स्टेट को, ताकि वो इन फैक्टर्स में काम कर सकें और लोगों को और अच्छा सर्विसेज प्रोवाइड करा सकें। नेक्स्ट है अंत्योदय अन्न योजना। इसे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। अंत्योदय अन्न योजना ये है कि लोगों को या फिर जो गरीब लोग हैं उनको फूड प्रोवाइड किया जाएगा। इस चैप्टर में नहीं, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ जो भी प्रोग्राम आए उसका रिजल्ट क्या रहा? देखिए, ये जो भी प्रोग्राम आए वो सभी कैसे थे? मिक्स थे, यानी कि एक प्रोग्राम के बाद दूसरा प्रोग्राम आ गया, दूसरे प्रोग्राम के बाद तीसरा प्रोग्राम आ गया, बट किसी भी प्रोग्राम को एक्चुअली में सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और क्योंकि सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया इस वजह से लोगों को टारगेट तो किया, लोगों की पॉवर्टी को खत्म करने की कोशिश तो की गई, बट जिस तरीके से ये सक्सेसफुल होने चाहिए थे उस तरीके से ये सक्सेसफुल नहीं होते हैं। यानी कि पॉवर्टी लाइन के बिलो जो लोग थे वो पूरी तरीके से इसका फायदा नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग हुई स्कीम के बाद एक स्कीम, दूसरी स्कीम, तीसरी स्कीम, तो वहां से हुआ क्या? एक स्कीम इंप्लीमेंट प्रॉपर नहीं हो पाई, उसके बाद दूसरी स्कीम आ गई। तो जब एक स्कीम ही प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही तो उस स्कीम का फायदा लोग कैसे ले पाएंगे? तो इसी वजह से इन जो प्रोग्राम चलाए गए उनका फुल्ली अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं ग्रैब करने की जो पुअर लोग थे उनको। डेस्पाइट दी गुड इंटेंशंस, यानी कि जो प्रोग्राम्स लाए गए थे उनकी इंटेंशन अच्छी थी कि लोगों की गरीबी कम करें, लोगों को सुधारें, लोगों को लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा बनाएं, बट द बेनिफिट्स ऑफ दीज स्कीम्स आर नॉट फुल्ली रीच टू दी डिजर्विंग पुअर। यानी कि जो स्कीम थी वो जो डिजर्विंग पुअर था, जो एक्चुअल में पुअर जिसकी कंडीशन सुधरनी चाहिए थी, उस तक ये स्कीम्स प्रॉपरली इंप्लीमेंट होकर उन तक नहीं पहुंचती हैं। Therefore, the major emphasis in recent years on proper monitoring of all the poverty alleviation programs. So this is our last topic of this chapter, the challenges ahead. The challenges ahead का मतलब ये है कि हमने इतना सब कुछ डिस्कस कर लिया पॉवर्टी के बारे में, फिर भी अभी ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो हमें अभी टैकल करने बाकी हैं। जैसे अगर हम बात करें इंडिया की, तो अभी तक हमने देखा कि इंडिया में पॉवर्टी का डिक्लाइन तो हुआ है, बट जिस प्रोग्रेस से हम डिक्लाइन कर रहे हैं क्या उससे एक्चुअल में सुधार अभी आया है? लेट्स सी। बट डिस्पाइट द प्रोग्रेस, पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज। यानी कि डिक्लाइन हुआ है, प्रोग्रेस हमें देखने को मिली है जिस सक्सेसफुल की तरफ हम बढ़े हैं,
सक्सेस हुई है, बट क्या इतनी सक्सेस हुई है? इतना सब कुछ करने के बावजूद भी पॉवर्टी इंडिया में एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है। वाइड डिस्पैरिटीज देखी जाती है, यानी कि अंतर देखा जाता है किसमें? रूरल एरियाज के लोगों में और अर्बन एरियाज के लोगों में, यानी कि पॉवर्टी जो है रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में अभी भी डिस्पैरिटीज है। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग पॉवर्टीज है, यानी कि डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट रेट ऑफ पॉवर्टी है। यानी कि ये है क्यों? जबकि हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, पॉवर्टी प्रोग्राम्स ला रहे हैं, अलग अलग इकोनॉमिक ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी इतना सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इंडिया में अभी भी पॉवर्टी एक चैलेंज बना हुआ है। सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स की जैसे हमने बात की थी, सोशल ग्रुप्स जो हमारी सोसाइटी में वल्नरेबल हैं, या फिर इकोनॉमिक ग्रुप्स पॉवर्टी रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस इन दी नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। पॉवर्टी रिडक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड है, यानी कि हो सकता है कि अगले आने वाले 10 साल या फिर 15 साल में हमारी पॉवर्टी में, यानी कि जो पॉवर्टी डिक्लाइन की हम बात कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा हमें प्रोग्रेस देखने को मिले। बट दिस वुड बी पॉसिबल मेनली ड्यू टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या ये केवल हायर इकोनॉमिक ग्रोथ से पॉसिबल है? इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ पर तो हम ध्यान देंगे ही इसमें, जो कि हमने देखा भी था। इकोनॉमिक ग्रोथ पर जब हमने ध्यान दिया तो वहाँ पर केवल इकोनॉमिक ग्रोथ पर ध्यान देने से ऐसा सक्सेसफुल हम नहीं हो सकते। इसके अलावा हमें और क्या देखना पड़ेगा? यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन होनी चाहिए, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, यानी कि ये फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक हमारी समाज के जितने भी लोग हैं वो इक्वल अपॉर्चुनिटी में नहीं आएंगे तब तक हमारे समाज का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। यानी कि विमेन का भी मेन स्ट्रीम में आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको भी हमें सुधारने की जरूरत है ताकि पॉवर्टी को धीरे धीरे से हम कम कर पाएं। The official definition of poverty, however, captures only a limited part of what poverty really means to people। यानी कि जो हम ऑफिशियल डेफिनेशन देखते हैं तो वहां से हम केवल लिमिटेड पार्ट ऑफ पॉवर्टी को टारगेट कर पाते हैं, यानी कि लिमिटेड लोगों को टारगेट कर पाते हैं। इसमें हम करेंगे क्या? मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल और रीजनेबल लेवल की बात हो रही है। देखिए, जब हम पॉवर्टी, जो हमारे पास डेफिनेशन है, इसका मतलब ये है कि हम मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल की बात कर रहे हैं। मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल क्या होता है? कि जो हमारी ज़रूरतें हैं, जिससे हमारा केवल सर्वाइवल हो सकता है। अगर केवल हमें वो ज़रूरतें मिल जाती हैं तो हमारा जो है सर्वाइवल सही से होने लगेगा। लेकिन वही कह रहे हैं कि मिनिमम सब्सिस्टेंस मतलब हमें केवल उतनी चीज़ें मिल जाएं जिससे हमारा सर्वाइवल हो जाए। वहीं हम टारगेट नहीं करते, पॉवर्टी को डिक्लाइन करते समय हम टारगेट नहीं करते कि यहाँ पर रीजनेबल लेवल पर हम पहुँच पाएँ। रीजनेबल लेवल अभी फिलहाल की बात कर रहे हैं कि रीजनेबल लेवल के हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। रीजनेबल लेवल का मतलब हो गया कि हमारी जो मिनिमम लेवल नीड्स हैं, हम उससे निकलकर अपनी ग्रोथ के बारे में भी सोच पाएँ। यानी कि हमारे पास इतने रिसोर्सेस आ जाएँ जिससे कि ना केवल हम अपनी पॉवर्टी से बाहर हो पाएँ बल्कि अपनी ग्रोथ भी कर पाएँ। तो हम उसको बोलते हैं रीजनेबल लेवल। मैनी स्कॉलर्स एडवोकेट दैट वी मस्ट ब्रॉडन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी। यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, उन्होंने बोला है कि अब हमें जो ध्यान देने की बात है वो ह्यूमन पॉवर्टी पर ध्यान देने की बात है। अभी तक हमने पॉवर्टी की अगर बात की, पॉवर्टी मतलब गरीबी। गरीबी का मतलब हो गया हमारे पास इनकम नहीं है, कंजम्पशन नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे गरीब है। बट यहाँ पर अगर हम पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, और कौन सी पॉवर्टी? ह्यूमन पॉवर्टी। तो ह्यूमन पॉवर्टी का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर हम टारगेट करेंगे किसको? एजुकेशन को, शेल्टर को, हेल्थ केयर, जॉब सिक्योरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये भी एक फैक्टर है हमारी पॉवर्टी का, ह्यूमन पॉवर्टी का, कि क्या हम कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से बाहर हैं या नहीं है। इज द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर, क्योंकि चाइल्ड लेबर हो रही है तो हम क्या अभी पॉवर्टी से बाहर है? नहीं है। इस वजह से ह्यूमन पॉवर्टी में हम चाइल्ड लेबर को भी काउंट करते हैं। वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस shows that with development the definition of what constitutes poverty also changes। यानी कि जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे हमें पॉवर्टी की डेफिनेशन को भी चेंज करने की जरूरत है। एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑलवेज अ मूविंग टारगेट। यानी कि पॉवर्टी को जब हम खत्म कर रहे हैं, खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो हमेशा मूव करते रहना चाहिए। मूव करने का मतलब है कि जिस तरफ जो भी हम टारगेट कर रहे हैं, जब पॉवर्टी को खत्म करने के लिए जो भी हम स्टेप्स लेकर आ रहे हैं, उन स्टेप्स को फर्दर इम्प्रूव करने की हमें हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए। होपफुली we will be able to provide the minimum necessary in terms of only income to all people by the end of the next decade। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं तो हम अपने लोगों को नेसेसरी जो नीड्स हैं वो कम से कम प्रोवाइड कर पाएंगे अगले नेक्स्ट डिकेड तक, अगले दशक तक। बट द टारगेट विल मूव ऑन फॉर मैनी ऑफ द बिगर चैलेंजेस। यानी कि इसके अलावा भी हमारे पास टारगेट होने चाहिए ताकि हम और इससे ज़्यादा जो चैलेंज आएंगे, इससे बड़े जो चैलेंज आएंगे, उनसे भी टैकल कर पाएँ। प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, जैसे जो बड़े चैलेंजेस हैं, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ, जॉब सिक्योरिटी,
and achieving gender equality and dignity of the poor. These will be even bigger tasks. So that's all for today.